गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं जानवी त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस केएनजी पीजी। अगेन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स स्टडी पॉइंट की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम मापन स्तर की मापनियाँ, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट और स्केल्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि होम साइंस के नेट के पेपर में फर्स्ट पेपर एंड अपने पेपर सब्जेक्ट के पेपर में, दोनों ही पेपर में कई बार पूछी जा चुकी हैं। इसके अलावा जो लोग पीजी कर रहे हैं, पीजी स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, या फिर बीएड एमएड के स्टूडेंट्स हैं, बीटीसी कर रहे हैं, इन सभी के लिए, डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए, बीएड के स्टूडेंट्स के लिए, एमएड के स्टूडेंट्स, सभी के लिए ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ध्यान से इस लेक्चर को अटेंड करिएगा, समझिएगा, और अगर आपको कुछ चीज़ें पूछनी है, समझ में नहीं आई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करूँगी और आपकी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगी। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेज़रमेंट को समझते हैं कि मेज़रमेंट क्या है। मेज़रमेंट, मापन से आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। भौतिक राशियों का मापन तो आप बहुत इजीली कर लेते हैं। जैसे कोई भी लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल को मेज़र करने के लिए हम लीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, इन सब का प्रयोग करते हैं। भार का मापन करने के लिए हम किलोग्राम, ग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, इन सब का प्रयोग करते हैं। काफ़ी सुना है, परिचित हैं आप सभी। अगर कपड़े का मापन करना है तो आप सेंटीमीटर में, इंच में, मीटर में मापन करते हैं। हाइट मेज़र करने के लिए मीटर, फुट, इंच में आप मेज़र करते हैं। ये सभी भौतिक राशियां हैं। भौतिक पदार्थों का मापन बहुत इजीली आप बचपन से देखते आए हैं, करते आए हैं, तो आपको भौतिक राशियों का मापन से आप सभी परिचित हैं। बट मापन में भौतिक पदार्थों के मापन के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक तथ्यों का भी मापन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मापन क्या है। मापन एक्चुअल में किसी भी पदार्थ को, किसी भी घटना को, किसी भी वस्तु को उनकी विशेषताओं के आधार पर अंक प्रदान करने की क्रिया है। यानी मापन के अंतर्गत हम किसी घटना को किसी उसकी विशेषता के आधार पर, या किसी वस्तु को उसकी विशेषता के आधार पर, उसके क्या फीचर्स हैं, इसके आधार पर हम अंक प्रदान करते हैं, नंबर देते हैं। यानी कह सकते हैं कि मेजरमेंट एक अंकीकरण की क्रिया है, यानी अंक प्रदान करने की क्रिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मापन जो है वो मापन का अर्थ संक्षिप्त और मात्रात्मक मूल्य से है। यानी किसी भी पदार्थ को उनकी विशेषता के आधार पर मूल्य प्रदान करना। इसमें वस्तु, घटना, निरीक्षण और व्यवहार का वर्णन जो है वो अंकों के द्वारा किया जाता है। और ये जो अंक प्रदान करने के कार्य हैं, ये विशिष्ट प्रकार से तैयार की गई मापनी के द्वारा किया जाता है। ये मापनी भी बहुत ही विशिष्ट प्रकार से तैयार की जाती है। इसमें एक्यूरेसी लेवल, नॉर्म्स, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी का पूर्णतः ध्यान रखा जाता है, जिसमें कि शुद्धता का प्रतिशत अधिक शुद्ध हो ये मापनी, जिससे जो भी चीज़ें मेज़र की जाए वो बहुत ही शुद्ध परिणाम प्रदान करें। गिलफोर्ड जी ने कहा है कि मापन वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। मेजरमेंट इज डिफाइंड एज assigning numbers to object or events according to logically accepted rules। यानी जो तार्किक रूप से स्वीकृत नियम है, उनके आधार पर किसी घटना को, किसी ऑब्जेक्ट को अंक द्वारा प्रदर्शित करने का या अंक प्रदान करने की क्रिया को जो है मापन कहते हैं। ये मापन भौतिक पदार्थों का भी होता है और मनोवैज्ञानिक तथ्यों का भी मापन किया जाता है। ये चाहे वो भौतिक पदार्थों का मापन हो या मनोवैज्ञानिक तथ्यों का, ये सभी विशिष्ट प्रकार से निर्मित स्केल्स या मापनियों के द्वारा किया जाता है। भौतिक पदार्थों के मापन से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। अब आइए जानते हैं कि मनोविज्ञान और शिक्षा में इसका मापन किस तरह से किया जाता है। जैसे बुद्धि है,
बुद्धि है, चिंता है, प्रशिक्षण है, जो भी मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं या वातावरण संबंधी कोई तथ्य हैं, सामाजिक तथ्य हैं, आर्थिक तथ्य हैं, इन सभी का मापन किसी ना किसी स्केल के द्वारा किया जाता है। अंक प्रदान करने की क्रिया को मापन कहते हैं, जिसमें किसी स्केल्स के द्वारा अंक प्रदान किया जाता है। अब हम बात करते हैं मापन। तो आप लोगों ने समझ लिया कि किसी वस्तु या घटना को उनकी विशेषताओं के आधार पर अंक प्रदान करने की क्रिया मापन कहलाती है। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन क्या है। जनरली जो टर्म्स आते हैं मापन एवं मूल्यांकन या मेजरमेंट एंड एवैल्यूएशन। तो मापन अंक प्रदान करना, और ये मापन के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा मूल्यवान है, कौन सा कम मूल्यवान है, क्या ज़्यादा अच्छा है, क्या कम अच्छा है। और ये जो है मूल्यांकन के द्वारा हम विस्तृत व्याख्या करते हैं किसी भी वस्तु का। हमने जो भी अंक प्रदान किया है उन आंकिक तथ्यों का हम विश्लेषण करते हैं और मूल्यांकन के द्वारा उनके अच्छा, बहुत अच्छा, कम अच्छा आदि में, या उनकी विशेषताओं की विशेषता को जो प्रदर्शित करता है, मूल्यांकन के द्वारा हम उनके गुणों को जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जो भी टेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, टेस्ट का निर्माण करते हैं, इन कक्षा में इन टेस्ट के आधार पर हम अंक प्रदान करते हैं बच्चों के। जैसे कि एक 40 बच्चों की कक्षा है, इन 40 बच्चों की कक्षा में फॉर एग्जाम्पल किसी ने 40% पाया है, किसी ने 60% पाया है, किसी ने 80% पाया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं ये कौन अच्छा है, कौन खराब है, लेकिन मूल्यांकन के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि 40% वाला वो कम अच्छा है, 60% वाला वो एवरेज लेवल का है, और 80% वाला वो बहुत अच्छा है। इसी तरह से जैसे हमने IQ जैसे हम IQ का एक उदाहरण देते हैं कि IQ के आधार पर हमने अंक प्रदान कर दिया कि 0 से 50, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 100, 100 से 90 से 110 एंड 111 से 120, 120 से 140 या 130 या इसके ऊपर। ये तो हमने अंक प्रदान कर दिया। अब ये मेजरमेंट हो गया, लेकिन इस मेजरमेंट के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन बहुत अधिक बुद्धिमान है या कौन कम बुद्धिमान है, कौन कितना बुद्धिमान है। लेकिन एवैल्यूएशन के आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि मूल्यांकन के आधार पर हम ये देखते हैं कि 140 के अबव जो है वो जीनियस है, या 90 से 110 के बीच एवरेज है, 50 से कम जो है वो बिलो माइंडेड हैं, और बॉर्डर लाइन जो है वो 70 से 90 के बीच में है। तो ये हम जो है एवैल्यूएशन के आधार पर हम बताते हैं कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना खराब। चलिए अब हम मापन स्तर की मापनियों की चर्चा करते हैं। अम्मा देखो तो। मापन स्तर की मापनियां, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। तो स्टीवेंस जी ने मापन स्तर की मापनियों के 4 स्तर बताए हैं। 4 स्तर पर ये मापनियां हैं, 4 प्रकार की मापनियां हैं। नामात्मक मापनी, नॉमिनल मेजरमेंट ऑफ स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। सबसे पहले हम बात करते हैं नामात्मक मापनी की, नॉमिनल मेजरमेंट ऑफ स्केल। तो ये जो है नॉमिनल, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये नॉमिनल यानी नाम, यानी कोई कोड, कोई संख्या प्रदान करके किसी भी वस्तु या घटना का वर्गीकरण करना, यानी इसके आधार पर किसी घटना या वस्तु का वर्गीकरण किया जाता है उनकी विशेषताओं के आधार पर नॉमिनल स्केल में। और ये वर्गीकरण करने के बाद
कोड प्रदान कर दिया जाता है, कोई एक साइन प्रदान कर दिया जाता है, कोई एक चिन्ह प्रदान कर दिया जाता है। जैसे हमारी पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या का वर्गीकरण अगर हम सब गर्ल्स एंड बॉयज या लिंग के आधार पर करते हैं तो मेल एंड फीमेल के आधार पर करेंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। इसी तरह से अगर हम क्लास के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो क्लास हाई क्लास या हाई इनकम ग्रुप, मिडिल क्लास एंड लो क्लास, ये 3 कैटेगरीज हैं। यानी इसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, किसी वस्तु या घटना का विशिष्ट वर्गीकरण करते हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर। इसी तरह से कंट्री को उसके राज्य के आधार पर वर्गीकरण कर देना है ना। तो हम यहाँ पे ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा राज्य किस क्रम में आ रहा है। इसी तरह से राज्य को भी विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रिक्ट में विभाजित कर देना। यहाँ पे एक सिर्फ विभाजन की या वर्गीकरण की क्रिया हो रही है, बाकी क्रम का ध्यान यहाँ पे न देते हुए सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल, एक कोड प्रदान कर दिया जाता है वर्गीकरण करके। ये जो है, चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ गुणात्मक मापन करती है, तो ये सबसे लो लेवल की मापनी है। जो भी 4 स्केल्स हैं उसमें ये इसका जो है ये सबसे लो लेवल की मेजरमेंट स्केल है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गुणात्मक मापन करती है। इसमें किसी भी प्रकार की सांख्यिकी गणनाएं पॉसिबल नहीं है। सांख्यिकी गणनाएं ही पॉसिबल नहीं है तो एब्सोल्यूट जीरो जैसी कोई चीज़ें हैं हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्गीकरण कर दिया जाता है। जैसे आयु है, जाति है, धर्म है, भाषा है, राष्ट्रीयता है, आर्थिक और सामाजिक स्तर के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं इस स्केल में, नामात्मक मापनी, नॉमिनल मेजरमेंट ऑफ स्केल में। नेक्स्ट है क्रमात्मक मापन या मापनी, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ स्केल। जो दूसरी या सेकंड स्केल है वो है ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ स्केल। ये मापनी नामात्मक मापनी से थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट होती है, लेकिन ये भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होती। इस मापनी में जैसे अभी तक हमने बताया कि नॉमिनल स्केल में किसी भी वस्तु, घटना आदि को जो है उनकी विशेषताओं के आधार पर हम वर्गीकरण कर देते हैं। यहाँ पे उस वर्गीकरण को हम जो भी सिंबल प्रदान करते हैं वो ऑर्डर क्रम में करते हैं। जैसे कि किसी कक्षा के कुछ बच्चे हैं, उनको हमने ABCDEF जो भी बच्चे हैं उनको हमने एक सिंबल कोड प्रदान कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 या 10 9 8 7 6 5 4 1 इस तरह से करके हमने अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों की एक सीरीज है तो उनको ऑर्डर के क्रम में एक सिंबल प्रदान कर दिया। इसमें हम जो है क्रम में तो रख देते हैं, लेकिन फिर भी क्रम में कितना अंतर है, क्या वो अंतर समान है? जैसे 5 और 6 के बीच में क्या उतना ही अंतर है जो 7 और 8 के बीच में है या 9 और 10 के बीच में है? ये स्केल ये नहीं बताती है कि कितना अंतर है। जो ऑर्डर्स हैं उनमें अंतर है, अंतर के अकॉर्डिंग ही जो है ऑर्डर में एक सीरीज अभिव्यक्त किए जाते हैं डेटा, लेकिन उस ऑर्डर के दो पदों के बीच में कितना अंतर है ये स्केल इस चीज को अभिव्यक्त नहीं करती है। इस कारण भी ये जो है बहुत एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती। फिर भी ये नॉमिनल स्केल से काफ़ी ज़्यादा शुद्ध होती है। नॉमिनल स्केल में हम सिर्फ वस्तु घटना को सिर्फ और सिर्फ वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण करके कोड प्रदान करते हैं, जबकि ऑर्डिनल स्केल में हम जो है उसको जो भी अंक प्रदान करते हैं वो एक क्रम में प्रदान करते हैं, एक ऑर्डर में प्रदान करते हैं। इस नाम से ही इसकी क्लियर हो जा रहा है।
इस आधार पर हम जो है मध्यांक की गणना कर सकते हैं। जैसे मध्यांक, मीडियन आगे जब भी मैं बताऊंगी, तो मीडियन निकालने के पहले हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं, एक क्रम प्रदान कर देते हैं। तो मीडियन की गणना के लिए हमें जो एक क्रम प्रदान किया जाता है, तो वहाँ पे मध्यांक की गणना के लिए, मीडियन के लिए, शतांशीय मान के लिए और स्थान क्रम सहसंबंध गुणांक या रैंक ऑर्डर कोरिलेशन मेथड, जब भी हम कोरिलेशन आगे बताएंगे, कोरिलेशन का जो रैंक ऑर्डर मेथड है, रैंक ऑर्डर मेथड में जो है जो भी पद के बीच हमें संबंध ज्ञात करना है, उन पदों को के जो भी प्राप्तांक है, उन प्राप्तांकों को एक क्रम में, ऑर्डर में लगाते हैं। उसके बाद जो भी उसका फॉर्मूला है, उसके आधार पर हम जो है आगे गणना करते हैं। तो सहसंबंध गुणांक में स्पेशली रैंक ऑर्डर मेथड से या शतांशीय मान की गणना करने में या मध्यांक, मीडियन की गणना के लिए यहाँ पे ऑर्डिनल स्केल का प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है। ये बहुत ही उच्च कोटि का या बहुत उपयोगी नहीं है मानी जाती है, फिर भी ये नॉमिनल स्केल से ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें अंतर नहीं पता चलता है कि कितना अंतर रखा जा रहा है। नेक्स्ट है अंतराल मापनी, इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल जो है ये शिक्षा और मनोविज्ञान में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और ये अब तक की जो भी दो स्केल्स हमने बताई हैं, नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल, उन दोनों से ये ज़्यादा एक्यूरेट, वैलिड एंड रिलायबल होती है। क्योंकि अंतराल मापनी, जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, अंतराल मापनी में कितना अंतर है, दो पदों के बीच कितना अंतर है, इस चीज की गणना की जाती है। जैसे कि ऑर्डिनल स्केल में हम जब ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर के बाद हमें कितना अंतर है, जैसे 5 और 6 के बीच और 7 और 8 के बीच के जो अंतर है, उसकी समानता या असमानता का पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे अंतराल मापनी में उस समानता या असमानता का पता चलता है। यानी जो भी वस्तुओं या घटनाओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर क्रम प्रदान किया जाता है, उस क्रम में एक सही अंतर की गणना इसमें की जाती है। जैसे कि IQ है, IQ की गणना में हम जो भी हमने चाहे बिने साइमन या जिसका भी हम IQ का लेते हैं, IQ की गणना में हम देखते हैं कि जो भी दो पद हैं, चाहे वो एवरेज लेवल हो, उच्च IQ लेवल हो, निम्न IQ लेवल हो, इनमें कितना अंतर है हमें ये पता क्लियरली चल जाता है। तो IQ की बात करें, अभिवृत्ति मापनी है या फिर अन्य जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण या मापनियां हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। थर्मामीटर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे थर्मामीटर में जो भी 2 डिग्रीज है, जैसे 99 डिग्री या 100 डिग्री, 99 डिग्री एंड 100 डिग्री के बीच में जितना अंतर है, वही अंतर 98 एंड 97 डिग्री के बीच में होगा, 97 एंड 98 डिग्री के बीच में होगा। तो ये जो है उसकी समानता या असमानता क्लियर बताती है, स्पष्ट रूप से बताती है अंतराल मापनी। ये ऑर्डर में जो भी गुण विशेषताओं के आधार पर जो ऑर्डर प्रदान किया जाता है ऑर्डर मापनी में, ये अंतराल मापनी में उस ऑर्डर में कितना अंतर है, ये इस अंतर को बताती है कि दो पदों के बीच में कितना अंतर है। लेकिन फिर भी जो है इस मापनी का सबसे बड़ा दोष जो है, इसमें 0 पॉइंट नहीं होता, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट नहीं होता। किसी भी स्थान को 0 शून्य बिंदु मान लिया जाता है, जिससे कि पूर्णतः शुद्ध रिजल्ट प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि मनोविज्ञान और शिक्षा में हम एब्सोल्यूट 0 की गणना कर भी नहीं सकते। जैसे अब बुद्धि की ही हम बात करें या अभिरुचि की, किसी को हम कैसे बता सकते हैं कि किसी की अभिरुचि पूर्णतः शून्य है, यानी अभिरुचि उसकी है ही नहीं, है ना, अभिरुचि का अभाव है, हम ये नहीं कह सकते, थोड़ा ही होगा पर होगा। और इसी तरह से 100% स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 100% रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है।
मैथ्स में एग्जैक्ट 100% रिजल्ट प्राप्त होते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में क्योंकि ये मानविकी का अध्ययन करता है, समाज विज्ञान का अध्ययन करता है, इसमें 99.9% तक रिजल्ट एक्यूरेट हो सकते हैं, लेकिन पूर्णतः 100% रिजल्ट नहीं आता। तो हम मनोविज्ञान और शिक्षा में बात करें तो वहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो जैसी कोई चीज़ होती भी नहीं है। तो मनोविज्ञान और शिक्षा के लिए अंतराल मापनी का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली है रेशियो स्केल, अनुपात मापनी। अनुपात मापनी जो है ये अब तक की चारों स्केल्स में सबसे अधिक शुद्ध वैलिड रिजल्ट देती है, सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ, शुद्ध और वैज्ञानिक रिजल्ट देती है। क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है, यानी परम शून्य बिंदु होता है। परम शून्य बिंदु का मतलब है कि जहां पे शून्य से प्रारंभ हो रही है, स्केल जो है वो हमारी शून्य से प्रारंभ हो रही है। थर्मामीटर आप देखेंगे तो थर्मामीटर शून्य से प्रारंभ नहीं होता, लेकिन जहां रेशियो स्केल वो शून्य से प्रारंभ होती है और शून्य का मतलब यहाँ पे होता है कि जो भी गुण विशेषता है उसका पूर्णतः अभाव होना, यानी वो गुण विशेषता शून्य पे आके खत्म हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है अनुपात मापनी में कि इसमें परम शून्य बिंदु होता है, एब्सोल्यूट जीरो, निरपेक्ष शून्य बिंदु होता है, जिसके कारण ये सबसे अधिक शुद्ध परिणाम देती है और इसको प्रत्येक प्रकार के जो है भौतिक राशियों के मापन में प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि भौतिक राशियों के मापन में एब्सोल्यूट जीरो जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे मीटर की बात करें, लंबाई, अगर लंबाई मापना है तो वहाँ पे जीरो हो सकता है, यानी लंबाई नहीं है, जीरो हो सकता है। वेट नहीं है, जीरो हो सकता है। यानी ये जो भी स्केल है वो जीरो से प्रारंभ होती है, शून्य से प्रारंभ होती है, जहाँ पे उस गुण विशेषता का अभाव अंतर्निहित हो सकता है। इसलिए इसमें मैथमेटिक्स की सभी जो है फॉर्मूला का प्रयोग बड़ी इजीली किया जा सकता है। ये यहाँ पे परम शून्य बिंदु अंतर्निहित होता है और ये सबसे अधिक शुद्ध और वैलिड, रिलायबल, ऑब्जेक्टिव परिणाम देती है। लेकिन सबसे इसकी एक कमी है कि शिक्षा और मनोविज्ञान में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि या नहीं कर सकते ऐसा तो नहीं है, पर बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो जैसी चीज़ नहीं होती। अगर हम बुद्धि की बात करें तो एकदम जीरो कैसे होगी? हमने 0 से 50 तक की गणना हमने रखा हुआ है मेजरमेंट में, लेकिन वो जीरो एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, क्योंकि एकदम से जीरो बुद्धि हम मेजर कैसे कर सकते हैं? या अभिरुचि है, तनाव है, तो एकदम जहाँ पे बुद्धि हो ही ना, जहाँ पे तनाव हो ही ना, ऐसा नहीं है। थोड़ी मात्रा में हो सकती है, बट होती हैं चीज़ें शिक्षा और मनोविज्ञान में। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो जैसी चीज़ें अंतर्निहित होती हैं। अतः ये जो है भौतिक पदार्थों के मापन के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये सबसे अधिक शुद्ध परिणाम प्रदान करती है, सबसे अधिक एक्यूरेट मानी जाती है। धन्यवाद। आज के लेक्चर में इतना ही। अगली क्लास में हम जल्दी ही फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।